तो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आप जानते हैं हमारे देश में एक संसदीय शासन की पद्धति लागू है, अर्थात हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और जहां भी जिन देशों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहां पर पार्लियामेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है। तो आज हम चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 अनुच्छेद जो है उसमें पार्लियामेंट का व्याख्यान मिलता है। सो आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर यूनियन। तो हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट होगी यानी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके लिए एक पार्लियामेंट होगी। ये हमारे आर्टिकल 79 में कहा गया है। अब जो क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में वो कई बार ये पूछ लेते हैं कि प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस के बारे में कि पार्लियामेंट का अंग क्या क्या है। तो पार्लियामेंट के अंग या ऑर्गन्स में प्रेसिडेंट रहता है प्लस दो हाउसेज आते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम राज्यसभा कहते हैं एंड हाउस ऑफ पीपल जिसको हम लोकसभा कहते हैं। अब ध्यान रखना क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछते हैं कि पार्लियामेंट किससे मिलकर बना होता है। उसमें 2-3 ऑप्शंस दिए होते हैं या 2-3 स्टेटमेंट दिए होते हैं, उसमें आपको बताना होता है कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे लास्ट टाइम पे एक क्वेश्चन आया था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उसमें पहला दिया था कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का मेंबर होता है, सेकंड दिया है कि पार्लियामेंट का मेंबर भी होता है प्लस उसका अंग भी होता है। तो आप ध्यान रखना प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, ठीक है, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, ये पार्लियामेंट का ऑर्गन होता है। हिंदी में हम कहें तो पार्लियामेंट का या संसद का सदस्य नहीं होता है प्रेसिडेंट, लेकिन उसका एक अभिन्न अंग होता है। तो आर्टिकल 79 आपको याद रखना है। आर्टिकल 79 में आपको क्या याद रखना है कि आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है, यानी भारत की एक संसद होगी या देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और ये बताया गया है कि पार्लियामेंट किससे किससे मिलकर बनेगी। तो आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का अभिन्न अंग है यानी पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होगा प्लस लोकसभा एंड राज्यसभा होंगे। हिंदी में हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा या निम्न सदन लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट को कहते हैं या उच्च सदन भी इसको कहते हैं, ठीक है, राज्यसभा। ये आपको याद रखना है आर्टिकल 79 में। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 80 में। तो आर्टिकल 80 में काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट, उसके बाद काउंसिल ऑफ या हाउस ऑफ पीपल के बारे में अगले आर्टिकल में बताया गया, लेकिन हम इस वीडियो में केवल काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टोटल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट के 250 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं और 238 का इलेक्शन होता है। ध्यान रखना इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है राज्यसभा के मेंबर्स का, इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यानी जो हमारे स्टेट्स हैं, जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पर राज्यसभा सीट्स होती हैं और वहाँ की जो विधायिका है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ उसके मेंबर्स हमारे राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। आप याद रखना कि राज्यसभा के मेंबर्स का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। जो स्टेट्स हैं, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं यानी विधायिकाएं हैं, विधानसभाएं हैं, वो इनको चुनकर भेजती हैं। और अगर हम बात करें नॉमिनेटेड मेंबर्स की, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो कौन नॉमिनेट करेगा ये आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। और किस बेसिस पे, अगर उनको स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है किस फील्ड में। तो 4 कंडीशन है, ये बहुत बार पूछ लेते हैं वो 4 कंडीशंस कौन सी, या तो लिटरेचर में या स्पेशल साइंस में या आर्ट्स में या सोशल सर्विस में। सो लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस, इसको आप साहित्य बोलेंगे, इसको विज्ञान बोलेंगे, इसको आप कला बोलेंगे या समाज सुधार के संबंध में, या तो उसे स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, तो प्रेसिडेंट उसे नॉमिनेट कर सकता है। फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ, टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 250 होते हैं, जिसमें से 12 नॉमिनेटेड होते हैं और 238 जो होते हैं वो इलेक्टेड हो सकते हैं। इलेक्टेड जो है वो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली एंड पौंडीचेरी की, यहाँ से आते हैं और इनका इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट होता है। यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं वो लोग चुनते हैं। और जो 12 मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड, इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है
किस बेसिस पे? अगर इन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस के संबंध में। तो आप कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा आप याद रखेंगे। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 80 में। अब अगर हम बात करें इलेक्शन की, तो ऑलरेडी मैंने ऊपर बता भी दिया है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। इसी आर्टिकल यानी आर्टिकल 80 में ही काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स के बारे में भी दिया है, कितने मेंबर्स होंगे, तो हमने डिस्कस कर लिया 12 प्लस 238, और जो ये 238 है इनका इलेक्शन कैसे होगा, तो इलेक्शन ऑफ जो ये 230 मेंबर्स हैं राज्यसभा के, इनका इलेक्शन कैसे होगा इसके बारे में बताया गया है इसमें। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्टेट इन काउंसिल ऑफ स्टेट shall be accordance with the system of proportional representation and by means of single transferable vote। जैसे आप प्रेसिडेंट के बारे में देखते थे, उसका इलेक्शन होता था, कुछ कुछ उसी तरीके से होता है। ठीक है, तो स्टेट की जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभाएं, राज्य की विधानसभाएं, इसके जो मेंबर्स हैं चुने हुए, वो इलेक्ट करते हैं किसको? हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के सदस्यों को। और यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करें तो वहां से जो आएंगे उनको पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि उनका इलेक्शन किस तरीके से होगा। बट इलेक्शन में आप यही ध्यान रखेंगे, पहली चीज क्या? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है जैसे प्रेसिडेंट के बारे में होता है, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, और इस तरीके से 238 का इलेक्शन हो जाता है। ड्यूरेशन की बात करते हैं हम, तो ड्यूरेशन का मतलब है कि इनका कार्यकाल क्या होगा। कार्यकाल, अगर हम हाउस के बारे में हाउस से संबंधित बात करें, ये आर्टिकल 83 में दिया है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है ये हमारी, यानी जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, ये एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, आप ध्यान रखना। तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं की जा सकती है, जबकि लोकसभा हर 5 साल पर विघटित हो जाती है। उससे पहले भी प्रधानमंत्री और सरकार की अनुशंसा पर, रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट उसे पहले भी डिसॉल्व कर सकता है। तो कौन सा हाउस परमानेंट है? हमारा राज्यसभा परमानेंट हाउस है, जबकि लोकसभा हर 5 साल पर या उससे पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इसके जो मेंबर्स होंगे उनका कार्यकाल 6 इयर्स का होता है, ये भी आप ध्यान रखना, और इनके जो मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल 5 इयर्स का होता है। लेकिन इसके जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के, ये 6 साल के बाद एक साथ रिटायर नहीं होते हैं। 1/3 जो मेंबर्स हैं ये हर 2 साल पर, हर 2 वर्ष पर रिटायर होते रहते हैं। इस तरीके से पूरा जो आप कह सकते हो हाउस है वो पूरा खाली एक साथ कभी नहीं होता है, इसलिए परमानेंट हाउस है। मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लेते हैं 90 सीट है काउंसिल ऑफ स्टेट में, इसको अगर हम 1/3 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 30, 30 और 30 आएगा। तो 2 साल मान लेते हैं, ये अभी चुन के आए हैं 0 ईयर्स, इनका 2 साल पूरा हो गया है, इनका 4 साल पूरा हो गया है। जब इनका 4 साल से 6 साल होगा 2 वर्ष के बाद, तो इनका 2 से 4 हो जाएगा और इनका 0 से 2 वर्ष पूरा हो जाएगा। तो 6 साल हो गए इनके कंप्लीट, तो इनको रिटायर कर दिया जाएगा और ये 4 साल वाले यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे और इनका इलेक्शन हो जाएगा। तो ना तो पूरी तरीके से इलेक्शन एक साथ हो रहा है और ना पूरी तरीके से एक साथ डिसॉल्व हो रहा है ये हाउस। इसलिए ये हाउस कैसा रहेगा? ये हाउस हमारा परमानेंट हाउस रहेगा, आप इसको याद रखेंगे। कौन सा हाउस परमानेंट रहेगा? राज्यसभा। अब अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो क्वालिफिकेशंस की पहली तो वही शर्त है कि सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए। अगला है कि उसको ओथ ऑफ अफर्मेशन लेना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जो कि 3rd शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उनको ओथ लेनी पड़ती है। एज की बात करें तो अगर राज्यसभा मेंबर के लिए आप इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हो तो 30 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए और लोकसभा के लिए 25। देखो ये सारी चीज़ें तो आपको याद रहती हैं, आप कंफ्यूज किस में होते हो? इन्हीं में कि एज का क्या सीन होता है। तो राज्यसभा आपको ऐसे याद रखना है कि ये उच्च सदन मैंने बताया था आपको, तो इसकी जो एज है वो भी ज़्यादा है, यानी 30 ईयर मिनिमम होना चाहिए। और लोकसभा निम्न सदन है तो इसकी एज भी कम है, कितनी है? 25 ईयर मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने आज के वीडियो में पार्लियामेंट के बारे में बेसिक पढ़ लिया है और काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में दोनों पे कामकाज कैसे होता है पार्लियामेंट में इस पर चर्चा करेंगे। मैं एक बार फिर से रिकेप करा देता हूँ। 79 में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट होगी प्लस
इसमें प्रेसिडेंट होगा, लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी। 80 में बताया गया है काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में। आर्टिकल 80 किससे डील करता है? काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में। 250 मेंबर होते हैं, 12 नॉमिनेटेड, 238 इलेक्टेड। और जो नॉमिनेटेड होते हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। और किस बेसिस पे? लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल वर्क। इनमें अगर उन्होंने स्पेशल नॉलेज है उनको या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो। इलेक्शन की बात करें तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं। ड्यूरेशन तो काउंसिल ऑफ स्टेट परमानेंट मेंबर है, इनके जो मेंबर्स हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हाउस ऑफ पीपल ये हर 5 साल पे डिजोल्व होता है, उससे पहले भी डिजोल्व किया जा सकता है, और मेंबर्स का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर क्वालिफिकेशंस, अगर राज्यसभा है तो 30 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए, लोकसभा है 25 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए, बाकी सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए। थैंक यू, बने रहिए हमारे वीडियो में ताकि आपकी पॉलिटी की जो जितनी भी प्रिपरेशन है हम इसी सीरीज में उसको कंप्लीट कर पाएँ। थैंक यू।